लास्ट क्लास में हमने सेकेंड चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, उसकी 2 लेक्चर्स हो गए थे, तो आज उसका थर्ड पार्ट देखेंगे। इससे पहले मैंने आपको समझाया था क्या कॉन्फ्लिक्ट्स थी मेडिवल पीरियड्स में। अब हम उनके किंगडम्स के बारे में जानते हैं, बिकॉज चैप्टर का नाम क्या था, रीजनल किंगडम्स। तो इस किंगडम में कौन से राजा आए और कैसे आए, इन सब के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स फाइंड आउट विद इन अ पेयर, रीड द मैप गिवन and answer the questions that follows. Note that the names given in a green color are those of the rulers. यहाँ पे आपको ये मैप दिया है, इसमें रूलर्स के नाम भी दिए हुए हैं ग्रीन कलर से। तो आपको कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, उसके आंसर्स आपको देना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज किंगडम ऑफ विच रूलिंग डायनेस्टी इज शोन इन येलो कलर इन दिस मैप। आपको इस मैप में जो येलो कलर दिख रहा है वो कौन सी डायनेस्टी है? यस, इट इज़ चोला किंगडम। ये चोला किंगडम है जो पूरे येलो पार्ट में आपको नजर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द 8 किंगडम्स अंडर द चोला रूल। तो ये जो आपको जो किंगडम्स दिख रहे हैं इनके नाम लिख देना है। पांड्या, वेनेद, ये सब आपको नाम यहाँ पे ग्रीन कलर से लिखे हुए मिल जाएंगे। नेम द मेन सिटीज ऑफ द चोला किंगडम। यहाँ पे आपको चोला किंगडम की मेन सिटीज जो अलग कलर से है, ब्लैक कलर से, जैसे मदुरई है, ये है, कांची है, ये सब क्या है इसकी इंपॉर्टेंट है, जो ब्लैक कलर से गिवन है वो सारे इसके इंपॉर्टेंट रीजन है। Here your next question is get into pairs and observe the given images then answer the following questions. आपको इन पिक्चर्स को देखकर जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं उनका आंसर देखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू सी द पिक्चर, ए में ये दिया है, बी में ये दिया है। देन क्वेश्चन, व्हाट इज द स्पेशल अबाउट द रूफ एंड डेकोरेशन ऑफ द चोला टेम्पल? दिस शोन टेम्पल इज चोला टेम्पल एट गनगईकोंडा चोलापुरम। ठीक है, इस स्कल्पचर में, मतलब ये जो लिखा हुआ ये पूरा स्कल्पचर है, लिखा हुआ पता है आपको, हिस्ट्री में इसको स्कल्पचर बोला जाता है। सो इस मंदिर में, इसके रूफ में क्या आपको खासियत नज़र आ रही है? सो एज यू कैन शोन, यहाँ पर आपको टॉवर जैसा कुछ लुक दिख रहा है। तो सिंपली यू कैन राइट द रूफ इज लाइक टॉवर, पिरामिड, टेम्पल्स एंड टेम्पल इज डेकोरेटेड बाय स्कल्पचर्स. What makes the Chola bronze statue look so impressive? Second image is an 11th century Chola bronze statue of Lord Shiva. ये चोला डायनेस्टी में बनाया गया एक लॉर्ड शिवा का स्टैचू है। इसमें आपको क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इसमें क्या सबसे इम्प्रेसिव चीज़ आपको इस मूर्ति में नज़र आ रही है। तो योर आंसर इज द स्टैचू हैज़ बीन ब्यूटिफुली कवर्ड विथ फाइनली कार्व्ड ज्वेलरी। यू कैन सी इट। ये ज्वेलरी जो है वो फाइनली कितनी बारीकी से काम किया गया है, तो यही इसका आंसर है। सो आते हैं अपने मेन टॉपिक में, डिस्कस अबाउट द मेडिवल चोलास। चोलास में कैसे शुरुआत हुई? आप लोगों ने इसको रीड तो कर ही लिया होगा, अगर नहीं किया है तो प्लीज़ रीड कर लें, फिर वीडियो को आगे देखें। तो लास्ट क्लास में यू हैव लर्न अबाउट चोला किंग, चोला, और हियर अबाउट कि चोला किंगडम कैसा होता है, वहाँ क्या क्या हुआ था। सो यहाँ पर हम उसके आगे की आपको कहानी बताएंगे कि चोला कम बैक कैसे करती है मेडिवल पीरियड टाइम, क्योंकि चोला इससे पहले आ चुकी है, किंगडम्स उसका आ चुका था, फिर हार कर चले गए थे, फिर अब कमिंग बैक हम आपको बता रहे हैं। तो 9th सेंचुरी में विजयलया फाउंडेशन कौन थे चोला किंगडम के? इस बार ये विजयलया थे जिन्होंने इस चोला किंगडम की शुरुआत की थी। यहाँ पे उनके बारे में थोड़ा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि वो एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेंबर थे और बहुत ज़्यादा एंशिएंट चीफली फैमिली मेंबर थे चोलास के। इन्होंने कैपिटल बनाया था यूर को, और ये पल्लवा किंग्स के सबऑर्डिनेट थे। सबऑर्डिनेट यानी जब ये हार गए थे तब इन लोगों में क्या हुआ कि सारे जो इनके बोल सकते हैं मेन जो लीडर्स थे वो सारे किंगडम्स में बढ़ गए, मतलब जैसे जिनको जो पोजीशन मिली जिस किंगडम में वो वहाँ जाकर कर ली काम। तो ये पल्लवा में जाकर सबऑर्डिनेट बने हुए थे। फिर इन्होंने एलानगो मुर्त्रियार इसको हराकर, जो कौन है, पांड्या किंग है कंचीपुरम का, इसको हरा के पूरे जो डेल्टा है, कावेरी डेल्टा, वो पूरा अपने कंट्रोल में ले लिया था। और इन्होंने टाउन बनाया था थांजवुर, और टेम्पल गॉडेस निशुम बासुंदिनी के उन्होंने एक टेम्पल बनाया था। फिर चोला किंग्स के बारे में और डिटेल दी है। राजा राज फर्स्ट, राजेंद्र फर्स्ट कार्व्ड आउट अ लार्ज एंड माइटी एम्पायर। इन्होंने फिर एक एम्पायर शुरू किया। राजा राज फर्स्ट बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रूलर थे चोला के, जिनकी पावर आई थी राजा राज फर्स्ट 985 में रूलिंग में आए थे। इन्होंने
कॉन्कर्ड किया था चोला और पल्लवा रूलर्स के टेरिटरीज को, और इन्होंने एक मेजर चेंज लाया था। इन्होंने एक एडमिनिस्ट्रेशन खड़ा किया था चोला एम्पायर में, जो कि उनका खुद का बेटा था, और राजेंद्र फर्स्ट वॉन द टेरिटरीज, और इनका बेटा जो राजेंद्र फर्स्ट है वो एडमिनिस्ट्रेशन की पावर उसको दे दी थी। तो उसने गंगा वैली के आसपास का पूरा इलाका अपने अंडर में ले लिया था विद द हेल्प ऑफ आर्मी, और उसने फिर उसे बोला भी गया, जब उसने ये विजय कर लिया गंगा को तो उसे नाम दिया गया गंगई कोंडा। इट मीन्स कॉन्करर ऑफ द गंगा, गंगा पे राज करने वाला। ओके, गंगोई कोंडा, ये नेम इम्पॉर्टेंट है। सो ही बिल्ड्स टेम्पल्स नियर थांजूर, थांजावुर में इन्होंने एक टेम्पल बनाया था जो अभी मैंने आपको दिखाया था, इन्हीं के नाम पे वो बना है, गंगईकोंडा चोलापुरम। ये इन्हीं के नाम पे बना है बिकॉज इन्होंने बनवाया था, और इन्होंने नेवी को बढ़ाया था और चोला एम्पायर में बहुत सारे लैंड को और फैलाया था, है ना, मतलब जीतते गए और लैंड फैलते गया। द चोला टेम्पल्स एंड ब्रोंज स्कल्पचर, यहाँ पे आपको बताना है चोला के टेम्पल्स के बारे में बताया गया है और ब्रोंज स्कल्पचर्स के बारे में बताया गया। तो चोला वो ग्रेट टेम्पल बिल्डर्स, आपको पता है कि वो बहुत बड़े बिल्डर्स हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा मैग्निफिकेशन टेम्पल्स की बोल सकते हैं, तमिल रीजन में इसका बहुत ज़्यादा महान महत्व है कि टेम्पल्स बनाना, और अपने राजाओं की कुछ निशानी छोड़ के जाने के लिए ये लोग ये टेम्पल्स बनाते थे। और जो ये मेन जो टेम्पल्स है जो नाम दिए हैं आपको, बृहदीश्वरा टेम्पल एंड गंगईकोंडा चोलापुरम, ये अय्यारूर में है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। ये आज भी इतनी एक्सीलेंट स्कल्पचर है कि आज भी लोग इसकी तरफ प्रभावित होते हैं, इसको देखने आते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्कल्पचर इसकी बहुत बारीकी से किया गया है। एज आई टोल्ड यू बिफोर कि राजा लोग अपनी कुछ लैंड का हिस्सा टेम्पल्स को दे देते हैं ताकि ये एक अच्छी टेम्पल्स बन जाए और वहाँ पर अच्छी पुजारी पूजा हो, बहुत अच्छा स्थान हो, ताकि उनकी और वेल्थी बने, वो राजा बहुत ज़्यादा और फेमस बने, पॉपुलर बने लोगों के बीच में। तो वो ये लैंड दे देते थे, और पुजारी के साथ साथ वहाँ पर सारे मिलके, मतलब मेकर्स, कुकर्स, स्वीपर्स, म्यूजिशियन, डांसर्स, ये सब मिलके, गार्लैंड, ये सब मिलकर वहाँ पर अपने काम करते थे। एज यू नो, कुकर जो खाना बनाएगा, गार्लैंड जो बाहर की देख रेख करते हैं, और कुछ क्राफ्ट पर्सन्स भी इधर ही सेटल हो गए टेम्पल के आसपास से, क्योंकि वहाँ पर एज यू नो कि बहुत सारी भीड़ होती है, क्योंकि टेम्पल में डेली कोई ना कोई आता है, तो उनकी बिक्री ज़्यादा होती थी। तो ज़्यादातर टेम्पल्स को सेरेमनीज़ और रिलीजियस गैदरिंग्स के लिए यूज़ किया जाता था, जैसे आज के टाइम पे आप लोग बोलते हैं मंडपा, उस टाइम भी इसको हॉल को मंडपा ही कहा जाता था, और यहाँ पर ही सारी गैदरिंग्स होती थी। और प्रीस्ट क्या करते थे, लोगों को एजुकेटेड करते थे, यानी अपने ज्ञान से तृप्त करते थे। फेयर वॉज ऑर्गेनाइज्ड अराउंड द टेम्पल ड्यूरिंग रिलीजियस फेस्टिवल्स, तो ज़्यादा मेलेस आपको पता है कि मंदिर के आसपास ही लगते हैं, जब भी रिलीजियस फेस्टिवल होते थे तब मेला ही लगते थे, और यहाँ पर बहुत सारे बाहर से ट्रेडर्स आते थे जो गुड्स लेकर, और टेम्पल के सेंटर में क्राफ्ट, स्टोन, मेटल, स्कल्पचर्स, ये सारी चीज़ें बनाए जाते थे। तो आपको ये इमेजेस से समझ में तो आ गया होगा कि कैसे बारीकी से काम होता था चोला एम्पायर में। और यहाँ पे दिया है नाटराजा एट द टेम्पल ऑफ चिदम्बरम, एक सबसे बड़ा यादगार क्राफ्टशिप है जो बोल सकते हैं, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कलाकारियाँ हुई है। The Chola temples are not only places of worship but also centers of economic, social and cultural activities. तो इसी समझ में आता है आपको कि चोला टेम्पल ना सिर्फ वर्शिप के लिए यूज़ किया जाता था, बल्कि इकोनॉमिक, सोशल और कल्चर एक्टिविटीज़ के लिए भी इसका पूरा इस्तेमाल किया जाता था। प्रमोटिंग एग्रीकल्चर, न्यू टॉपिक इज प्रमोटिंग एग्रीकल्चर। इस चोला में क्या एग्रीकल्चर के लिए प्रमोशन हुए, क्या और ज़्यादा डेवलपमेंट्स हुए, ये सब आपको पता चलेगा। एज यू नो, इसमें ज़्यादातर आपको चोला में अभी एक उन्होंने रिवर को कॉन्कर्ड किया था, रिवर कावेरी, तो कावेरी के ही आसपास पूरा इन्होंने क्या किया, जो भी डेवलपमेंट हो सकते थे वो किया। चोला एम्पायर की इतनी वो ब्लेसिंग थी कि कावेरी रिवर से पूरी एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा फर्टाइल हो गई थी सॉइल, क्योंकि रिवर है आसपास तो ज़्यादातर फर्टाइल्स मिलेगी आपको लैंड, तो वहाँ क्रॉप्स बहुत अच्छे उगते थे। उन्होंने चैनल्स को डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या होता है, अ रिवर ब्रांच फ्लोइंग अवे फ्रॉम द मेन स्ट्रीम, ठीक है, तो इन्होंने पानी को डिस्ट्रीब्यूट करके हर एक लोकेशन में पहुँचाने की वो की टेक्निक्स लगाई। चोला डायनेस्टी में रिवर्स के आसपास एम्बैंकमेंट बनाए गए। एम्बैंकमेंट इज़ अ टाइप ऑफ वॉल जो रिवर के पास खड़ी कर दिया जाता है ताकि उसका बहुत ज़्यादा फ्लो जब पानी का आए तो एकदम से गांव में ना घुस सके।
दोनों साइड जो बोलते हैं वॉल खड़ी कर देना, ताकि कभी भी फ्लो आए तो वो गाँव में ना सके, फ्लड ना आए इससे। इरिगेशन फैसिलिटीज़ के लिए कैनल्स बनाए गए, वेल्स को खोदा गया, टैंक्स उस टाइम पे कंस्ट्रक्ट किए जाए ताकि पानी को, बारिश के पानी को जमा किया जा सके। ये सब चोला डायनेस्टी में शुरुआत हो गई थी। चैनल्स बनाए गए, चैनल टैंक्स बनाए गए ताकि पानी को ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करके रख सकें, क्योंकि जब पानी ना हो तब उसका इस्तेमाल में लाया जा सके। तो इरिगेशन पर्पज़ से आपको ये समझ में आ गया। अब आएंगे हम चोला एडमिनिस्ट्रेशन में। एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें आपको मेन क्या बताया जाएगा, इसमें आपको ऑफिशियल चीज़ें बताई जाएगी कि कैसे कौन से मिनिस्टर्स कैसे आए। उन्होंने चोला एम्पायर को डिवाइड कर दिया था प्रोविंसेस में, मंडलाम्स में, ठीक है। तो चोला एम्पायर को ताकि अच्छे से हैंडल कर सके, मिनिस्ट्री की हेल्प से आपको ऑफिशियल जितनी भी चीज़ें बनानी हैं, वो सब ड्यूटीज़ है इनकी चोला एम्पायर वालों की, कि इन्होंने सबको लेकर चलना है साथ में, ठीक है। और इसका हेड कौन होता है? किंग रहता है, ऑब्वियसली इसका हेड किंग ही रहेगा। हर मंडलाम्स, जैसे मैंने बोला था आपको चोला एम्पायर को मंडलाम्स में बांटा गया, मंडलाम्स को डिस्ट्रिक्ट जो आप आज के टाइम पे बोलते हो, उस टाइम पे बोला जाता था वलनादूस। जैसे बोलते हैं ना अपन, कंट्री टू स्टेट्स, स्टेट्स टू डिस्ट्रिक्ट्स, डिस्ट्रिक्ट टू विलेजेस। तो विलेजेस को, जो छोटे छोटे विलेजेस होते थे वो वालानाडू है ना, जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर विलेजेस है, जैसे बालाघाट में बहुत सारे विलेजेस हैं, वैसे उनको कहा जाता था कुर्रम्स, नाडूज, कोटम्स। ये सब उन्होंने क्या रखे थे? नाम रखे थे। और इससे स्मॉलेस्ट कोई यूनिट है तो उसको ग्रामम बोला जाता था, विलेज, ठीक है। लार्जर टाउन्स वर नोन एज तनियूर्स, या इन टाउन्स में जो स्मॉल होते थे उन्हें बोला जाता था ग्रामम, जो बड़े होते थे उन्हें तनियूर्स। सो हियर आपको उसी का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि चोला में गवर्नमेंट्स कैसे बनना स्टार्ट हुई। एक के बाद एक एडमिनिस्ट्रेशन में आपको क्या पता चलेगा, एक किंग के नीचे की प्रजा का रूलिंग पार्टीज बोल सकते हैं आज के टाइम पे, ठीक है। तो वो सब कैसे आए, तो उसकी डिटेल में चलते हैं। पहले ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सभा, आपको पता होना चाहिए कि सभा का सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन कहाँ हुआ था, तो उत्तरा मेरूर विलेज में हुआ था, जो कि तमिलनाडु, ठीक है। चोला किंग ने ये जो विलेज है ये 1200 विनिमा ब्राह्मण्स के को गिफ्ट कर दिया था, ओके। सो इसके बारे में हम जानते हैं। तो इधर क्या हुआ था, अकॉर्डिंग टू दिस इंस्क्रिप्शन ऑल दोज विशेस, अगर इस इंस्क्रिप्शन के ज़रिए, अगर कोई इस इंस्क्रिप्शन से अगर कोई चाहता है कि वो मेंबर बन सके सभा का, तो उसके पास इतनी चीज़ें होना, मतलब इतना कंडीशंस उसके फॉलो करना पड़ेगा। पहली के ओनर होना चाहिए वो किसी लैंड का, ठीक है। सेकंड, खुद का लीगल हाउस होना चाहिए खुद की ज़मीन पर। थर्ड, 35 से 70 के एज के बीच में होना चाहिए। हैविंग नॉलेज ऑफ वेदास, वेदास का नॉलेज होना चाहिए। वेल वर्स्ड इन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स, उन्हें ये सब थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए कि, और बिल्कुल सच्चा होना चाहिए, बी ऑनेस्ट, ठीक है। ये सब आपके इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ था। और ये भी लिखा था कि लास्ट 3 ईयर्स से अगर वो किसी पार्टी में ज्वाइन था, तो अगर वो दूसरी कोई न्यू पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकता, ओके। किसी और पार्टी में लास्ट 3 ईयर में था, मतलब 3 ईयर का गैप उसको कंप्लीट करना पड़ेगा, फिर ही वो न्यू पार्टी ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। और दूसरी कंडीशन भी ये थी कि अगर उस पर्सन के किसी रिलेटिव या उसने को अपना अकाउंट जमा नहीं किया है, तब भी उसे टिकट नहीं मिलेगी, ओके। सो मतलब उसकी जानकारी कि वो एक पर्टिकुलर वहीं गांव का रहने वाला है कि नहीं। सो ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको इंस्क्रिप्शन में क्या बताया है कि एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर रिटर्न ऑन टिकट्स। अब आज के टाइम पे तो आप यू नो दैट ये जो वोटिंग्स होती है वो कैसी होती है, लेकिन उस टाइम पे एक पाम की ट्री के ऊपर नेम लिखा जाता था, जो इलेक्शन में खड़ा होने वाला है, और उसमें उस कैंडिडेट का नाम लिखेंगे, एलिजिबिलिटी लिखेंगे, ताकि हर कोई, और उसको रखा जाता था एक अर्थन पॉट में उस टिकट को डाला जाता था। ऐसे उन लोगों को टिकट्स मिलती थी और जिससे सभा बनी। सो यहाँ पर आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं, सो इसके आंसर्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय ऑल ऑफ यू।